हेलो एवरीवन, चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग सर्ट्स कंप्लीट कर चुके थे और आज का टॉपिक में हम लोग लॉगरिदम पढ़ने वाले हैं। और लॉगरिदम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। JEE में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी करेंगे। तो पूरे लॉगरिदम के सीरीज को आप फर्स्ट से एंड तक देखिए, पूरा पूरा देखिए, ताकि आपको लॉगरिदम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो या एडवांस लेवल के, सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का लॉगरिदम। लॉगरिदम, ओके। आप इसे लॉगरिदमिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉगरिदम होता क्या है। व्हाट इज लॉगरिदम? तो मेरे भाई, लॉगरिदम बेसिकली क्या है ना, कि मान लो सपोज सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर 49 है। ध्यान से देखना, अगर मैं एक नंबर 49 को यूं इस तरह से लिखूं, देखो भाई, ऐसा कुछ है कि अगर मैं बोलूं कि 49 जो है कितने का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर करने पे मुझे पता चला कि 7 का स्क्वायर करने पे एक नंबर मिलेगा जो कि 49 है। यानी हमको पता है कि 7 का स्क्वायर करने पे 49 आएगा। यानी ए वाला जो एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है ये नोन है। यहाँ पे जो चीज दिख रहा है ये यहाँ पे नोन है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा इसका जस्ट उल्टा बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि log ऑफ 49 टू दी बेस 7, मतलब 7 का कितना पावर रखूं कि 49 आ जाए, तो यहाँ आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 2 नोन था, दिया हुआ था कि 7 का पावर 2 रखने पे 7 के पावर 2 रखने पे 49 आएगा। जबकि यहाँ पे 7 का पावर कितना रखेंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ आंसर 2 था, जबकि यहाँ आंसर 2 दे रखा था, तो आंसर रिजल्ट क्या था, 49 था। ओके, इसका मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका ये क्या है, इनवर्स चीज है, इनवर्स है। यानी लॉगरिदम कुछ और नहीं, एक्सपोनेंशियल का ही क्या चीज है, इनवर्स है। इनवर्स तो मैं बोल सकता हूँ, देखो, तो अगर मैं लॉगरिदम को डिफाइन करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, it is inverse of exponential function, it is inverse of exponential function। ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। ओके, नाउ इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करूं, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, तो इट मीन्स दैट लॉगरिदम लॉगरिदम ऑफ अ लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, उस नंबर को मैं एन डिफाइन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि लॉगरिदम किसी एक नंबर एन का, देखो, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर टू सम बेस, मैं बेस को ए बोल रहा हूँ, टू सम बेस इज द एक्सपोनेंट आपने देखा होगा अभी कि मैंने क्या बोला कि log ऑफ 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू क्या, मतलब 7 का कितना पावर रखने पे 49 आएगा। तो 7 का पावर 2 रखने पे, मतलब 7 का पावर 2 रखने पे, पावर माने एक्सपोनेंट रखने पे, तो ये जो रिजल्ट है ये एक तरह का एक्सपोनेंट है। मैंने log का टोटल एक्सप्रेशन एक एक्सपोनेंट ही तो है, इसीलिए मैंने डिफाइन करा कि लॉगरिदम ऑफ अ नंबर n टू सम बेस a इज द एक्सपोनेंट by which the base must be raised in order to get that number, है ना। इसका मतलब कि सर लॉग किसी भी नंबर का, उसका जो भी बेस है उसका क्या पावर होगा कि ये वाला नंबर मिल जाए, है ना। कि लॉगरिदम किसी भी नंबर का जिसका कुछ बेस होगा, एक तरह का एक्सपोनेंट ही होगा। इसका एक्सपोनेंट 2, इसका एक्सपोनेंट 2 रखने पर 4 आएगा, तो एक्सपोनेंट होगा जिससे कि ये बेस का जो भी पावर रेज होगा वही ये नंबर देगा, है ना। तो इस तरह से लॉगरिदम को डिफाइन करते हैं। नाउ अगर मैं इसको आगे अगर प्रोसीड करूँ ना,
तो यूं ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि सर देखो, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं ना, उनको हम लोग जितने भी पॉजिटिव रियल्स नंबर उनको टू फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड जो सेकेंड है दैट इज लॉगरिथमिक फॉर्म, दैट इज लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। यानी सर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं और लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास अगर कोई नंबर 49 है तो मैं इस नंबर को यू ऐसे लिख सकता हूं कि देखो मेरे भाई, 7 का पावर 2 रखने पे कितना आ रहा है? 49। यहाँ पे जो 49 दिख रहा है ना, ये रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट। और ये जो 2 पावर दिख रहा है आपको एक्सपोनेंट, ये क्या चीज है? ये नोन है। यहाँ मुझे ये चीज पता था, जबकि मैं इसी 49 को दूसरे तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही बोले कि इसका उल्टा लिख सकता हूँ। कैसे? कि log ऑफ 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब 7 का सर कितना पावर रखेंगे तो 49 आएगा। यहाँ 2 नोन था, लेकिन यहाँ 2 नोन नहीं है, यहाँ आंसर 2 आ रहा है। यानी 2 यहाँ पे अननोन था, पता ही नहीं था। यहाँ पे हमको इस पूरे का रिजल्ट मिल रहा है। पूरे का ही क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है, इसका होल एक्सप्रेशन का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब मैं इसी चीज को फर्दर अगर प्रोसीड करूं तो देखो, मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर मेरे पास n है, पॉजिटिव रियल नंबर अगर कोई n है, तो ऐसे इस n वाले नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a का पावर x रखने पे n आ रहा होगा। मैं अगर बेस को a बोलूं, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन करा था, किसी नंबर को n माना था और बेस को मैंने a माना था, तो मैं बोल सकता हूं कि सर a का पावर x रखने पे n आ रहा है। और इसी चीज को, इसी का मैं इनवर्स करते हुए मैं बोल सकता हूं कि देखो, log n टू द बेस a इज इक्वल टू व्हाट? मैंने a का कितना पावर रखने पे n आएगा, तो a का पावर x रखने पे n आ रहा था, तो रिजल्ट यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा कि जो a दिख रहा है इसको अपन बेस बोलते हैं, है ना। और सर जो x दिख रहा है ये क्या चीज है? ये तो पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलो सर, या फिर डिग्री बोलो, या फिर इंडेक्स बोलो, एक ही बात है। ओके नाउ, ये टोटल काम होने पे n इसका रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये क्या है? इस एक्सपोनेंट का रिजल्ट है, दैट इज रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट है सर। ये क्या है? रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट है। ओके नाउ, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को देखूँ ना, यहाँ पे तो यहाँ a बेस था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी a क्या होगा? बेस ही तो होगा, इसी को तो उल्टा लिखा गया है। और यहाँ पे देखो x क्या था? x, ये जो x दिख रहा है ये पावर एक्सपोनेंट जो भी बोलवा, यही सर यहाँ पे पावर है, सर यही एक्सपोनेंट है, या सर यही डिग्री है, या इसी को अपन इंडेक्स भी बोल रहे हैं। ओके नाउ, जो यहाँ पे n दिख रहा है आपको, n हो क्या रहा था? रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट था। यानी यहाँ पर भी सर ये क्या है? रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट ही है। ओके अब यहाँ पे देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लॉग पढ़ते समय आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन पढ़ने होते हैं। जैसे अगर मैं इस टोटल चीज को जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर मैं मान लो कि मैं एक बेस ले लूँ 2 और मैं बोलूँ 2 का पावर अगर मैं 2 रख दूं तो क्या आएगा? आंसर 4 आएगा। इस तरह का आंसर रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज फिजिबल नंबर। तो ये हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर हो सकता है। अगर मैं 2 का पावर -2 रख दूं तो 2 का पावर -2 रखने पे भी सर 1 अपॉन, जैसे ही नीचे आएगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, और सर 1/4 बनने वाला है। ये भी आंसर सर रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज फिजिबल आंसर। नाउ अगर मैं 2 का पावर 1/2 रखूं तो सर √2 बनेगा, और √2 भी रियल नंबर सिस्टम में सर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब सर ये भी फिजिबल आंसर है।
नाउ अगर मैं बात करूं, देखो बेस को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, अगर मैं बेस को नेगेटिव ले लूं कि -2 के पावर अगर मैं 2 करूं तो आंसर 4 आएगा। 4 फिजिबल आंसर है, हो सकता है, लेकिन जिस दिन मैं -2 के पावर -2 कर दूं तो 1 अपॉन -2 के पावर 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। ये भी आंसर ऐसा रियल नंबर में होता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है, गड़बड़ तब होता है जब मैं पावर को फ्रैक्शन ले लूं। तो फ्रैक्शन लेते ही अंडर रूट -2 हो गया। अब ये रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता अंडर रूट के अंदर माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस है नेगेटिव रखने पे जिस दिन पावर फ्रैक्शन हो जाएगा वहां दिक्कत होना स्टार्ट होगा। तो लोगों ने बोला कि भाई बेस को आप नेगेटिव लेना ही छोड़ दें। एक रिस्ट्रिक्शन लग गया कि बेस जब भी लेंगे हम पॉजिटिव बेस पे ही काम करने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब जब भी मैं लॉग पढ़ूंगा तो एक चीज का ध्यान रख लूंगा कि यहाँ पे जो बेस दिख रहा है, यहाँ से जो भी इन्वर्स बनाया मैंने, जो भी बेस दिख रहा है, तो एक बात ध्यान रख लेना है यहाँ पे कि सर ये चीज तभी डिफाइन होगा जहां पर वेयर जो मैं बेस लिख रहा हूं ना, ए कि हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नेगेटिव बेस पे जिस दिन फ्रैक्शन आ जाएगा, अभी मैंने देखा, उस दिन दिक्कत आना शुरू होगा। तो मैंने बोला कि भाई बेस को हमेशा आपको 0 से बड़ा रखना है ना। ओके, अब बोला कि देखो, मैंने बोला कि लॉग ऑफ 4 टू दी पावर बेस 2, 4 टू दी बेस 2 रहेगा तो आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 का पावर 2 रखने पे 4 आ जाएगा। तो जो भी पावर होगा वही आंसर होगा। लेकिन किसी ने अगर ऐसे बोला कि log ऑफ 3 टू दी बेस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 का कितना पावर रखेंगे, 3 आएगा। तो 1 का कितना पावर रखने पे 3 आएगा। तो मेरे भाई 1 का पावर दुनिया में कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको रखने पे 3 आंसर आ जाए। तो जिस दिन 1 बेस हुआ उस दिन इस तरह के कंडीशन क्रिएट होने लगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 बेस पे कोई भी इस तरह का नंबर्स नहीं मिल पाएगा। 1 बेस पे कुछ मिलेगा ही नहीं। या मान लो अगर log 1 1 रहे तो 1 का पावर 1 भी 1, 1 का पावर 2 भी 1, 1 का पावर 3 भी 1, तो बहुत सारा आंसर पॉसिबल हो जाएगा। तो लोगों ने 1 पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया और लोगों ने बोला कि देखो मेरे भाई, लोगों ने क्या भाई जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया है लॉग। तो आप ध्यान रखना, लॉग का जो भी क्रिएटर फाउंडर है ना, इन्वेंटर जॉन नेपियर है ना। तो यहाँ पे एक चीज और क्रिएट हम लोग क्या लिखते हैं कंडीशंस में, लिमिटेशंस में, कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ध्यान रखना, ए 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए और साथ में ए हमेशा 1 की इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा 0 से बड़ा होगा और ए 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। एंड और क्या, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मैं 2 का पावर, जिस दिन मैं बेस को पॉजिटिव रखा, बेस को जिस दिन मैंने पॉजिटिव रखा था उस दिन पावर फ्रैक्शन में हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होने पे आंसर 4, नेगेटिव होने पे 1/4 √2, कुछ यूं। यानी सर बेस जिस दिन पॉजिटिव हो गया ना, तो पावर आप कुछ भी रख लो, चाहे तुम प्लस में रख लो, माइनस में रख लो, फ्रैक्शन में रख लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मैंने सर बेस अगर मैं सर बेस को पॉजिटिव रख दूं तो, और एक्सपोनेंट बेस को अगर पॉजिटिव रख दूं, एक्सपोनेंट कुछ भी रखूं एक्स, तो एन जो आएगा, मैंने बेस पॉजिटिव रखने पे एक्स कुछ भी रहे, एन जो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी एक बात और कंफर्म हो गया कि एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। एन भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, नाउ अब देखो, यानी एक बात समझ में आया कि सर कभी भी लॉग पढ़ेंगे ना तो इतने रिस्ट्रिक्शंस के साथ पढ़ेंगे। तो जो आपको ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रिस्ट्रिक्शन बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ लॉग कहलाते हैं। ये चीज क्या कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, या फिर लॉग ऐसे लिख देता हूँ। ओके, नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे दिखाने की कोशिश करूँ ना, मान लो इस तरह से एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, और नंबर लाइन पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, ए वाला 1 है, ऐसे ऐसे ई प्लस इन्फिनिटी, और नाउ दिस इज माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं बेस के लिए पहले अगर लिखूं तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 नहीं होगा तो आपको पता होगा, आपकी इनइक्वालिटी में अगर इंटरवल पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, और नहीं पढ़े तो आप एक बार पढ़ लेना कि ये क्या हो गया, यहाँ तो 0 से बड़ा होना है, 0 लेना नहीं है, तो 0 पे मैंने वर्ड बना दिया, और 1 के भी इक्वल नहीं होगा, 1 पे मैंने वर्ड बना दिया वर्ड, और इस तरह से
कि बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे विजिबल, जो भी ऐसे साइडेड रीजन दिख रहे हैं यू लाइन, ये टोटल आंसर होंगे। ये जो ग्राफ बना इसके लिए फॉर ए के लिए, ए क्या है, बेस है अपना। ओके, नाउ एन के लिए मैं अगर मैं बनाऊं तो एन 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब सर ये जो है एन 0 से बड़ा होना चाहिए, बस ध्यान रखना। इसका मतलब है अगर मैं एन के लिए बनाऊं, देखो 0 नहीं होगा और 0 से आगे कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आप किसके लिए बन गया, फॉर रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट एन के लिए कुछ इस तरह से बना। ओके, तो एक बात क्लियर हो गया, एक बात क्लियर हो गया सर, कि जिस दिन मैं लॉग लिखूंगा कि log ऑफ n टू दी बेस a इज इक्वल टू x, अगर मैंने लिखा तो एक बात एकदम क्लियर है कि यहाँ पे a को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा और a इक्वल नहीं हो सकता है 1 के, और साथ में ध्यान रखना है कि n भी 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहां से जिस दिन n लिखना पड़ जाए दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू, देखो n इज इक्वल टू क्या है, a टू दी पावर x, इसी को तो उल्टा लिखा गया है। तो जिस दिन n लिखना होगा तो log अगर उधर जाएगा तो हमको पता है कि log और एक्सपोनेंट एक दूसरे का इनवर्स है, तो log जब उधर जाएगा तो इनवर्स होगा, इनवर्स होगा तो एक्सपोनेंट में चेंज होगा, यानी a उधर चला जाएगा और जो एक सही पावर में आ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब अगर इस फॉर्म को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म बोलूं, अगर इस फॉर्म को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म बोलूं तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। इसी चूंकि लॉग का उल्टा है एक्सपोनेंशियल, इसीलिए जब अपन इसको डिफाइन करते हैं ना तो इसको एंटी लॉग भी कह दिया जाता है, इसको एंटी लॉग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि लॉग का ही क्या है, इनवर्स है, तो लॉग है तो ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, तो एक बात कंफर्म होगी कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x दिखा, तो जिस दिन n लिखना होगा a उधर जाएगा, e पावर में आ जाएगा, यानी n इज इक्वल टू a टू द पावर x होने वाला है। ओके, नाउ अगर मैं आगे और लिखूं तो देखना जरा कि सर देखो कुछ यूं ऐसे कि एक बात सर, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्योंकि कोई भी चीज हम लोग रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ऑब्जर्वेशंस हम लोग को मिलेगा, ऑब्जर्वेशंस हम लोग कुछ रिजल्ट लिखेंगे। ओके, नाउ अगर मैं ऐसे लिखूं कि log ऑफ 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू, ओके, नाउ log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू, एंड log ऑफ 4 to the base 1 by 4, log of 1 by 4 to the base 4, log of 2 to the base root 2 to the base 2, and log of root 2 to the base 2, sorry same हो गया, log of 4 to the base root 2. Okay, now log of suppose 1 upon 25 to the base 5, log of 8 to the base root 2, and log of suppose 5 to the base 5, log of 7 to the base 7, log of 1 to the base 5, या फिर इसको मैं लिखूं 1 to the base 1, log of 1 to the base 5, okay, log of 1 to the base 7, and log of 4 to the base minus का 2, and log of minus का 4 to the base 3, and log of root 2 plus 1 to the base root 2 minus 1, and log of
जीरो टू द बेस 1/2 एंड लॉग ऑफ 0 टू द बेस 2। दैट्स इट। इतना क्वेश्चंस काफ़ी होंगे, इससे आपको टोटल ऑब्जर्वेशन समझ में आएंगे और बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। देखो जरा, ओके। बस आपको ध्यान से देखना है, चीज़ें बड़ा आसान हो जाएंगी अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो। जरा देखिए, अगर यहाँ पे देखिए तो मैंने बोला लॉग को डिफाइन करते समय कि 2 का कितना पावर रखेंगे तो 4 आएगा, तो बड़ा आसान है। आप यहाँ देख कर बोल सकते हैं सर 2 का पावर 2 रख दूंगा तो 4 आ जाएगा। सपोज मुझे ये मालूम नहीं होता, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता, तो कैसे करता, जैसे अगर मुझसे पूछा गया कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में ऐसे सपोज कर लिया कि लेट log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x है। मुझे पता नहीं क्या है, मैं इसको एक सपोज कर लिया। मुझे पता है लॉग का डेफिनेशन से, मैंने यहाँ डेफिनेशन पढ़ रखा कि जिस दिन log n टू द बेस a इज इक्वल टू x होगा सर, उस दिन जिस दिन n लिखना होगा ना, तो a इधर जाएगा, x एक्सपोनेंट में चला जाएगा। इट मींस दैट n इज इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जिस दिन मैं 4 को लिखूंगा तो 4 इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, तो पावर में x बन जाएगा, एंड 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 इस तरह से, और यहाँ पे 2 के पावर x है। जिस दिन बेस सेम होगा तो इम्प्लाइज करेगा कि x शुड बी इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल होना चाहिए, ओके। कुछ इस तरह से x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ साफ साफ पता भी चल रहा था कि 2 के पावर 2 रखने पर 4 होगा, तो आसान क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही आंसर लिख सकता हूँ। आपको अगर बनाना है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और भी तरीके इसको सॉल्व करने के आगे देखेंगे, एक तो तरीका देखकर, दूसरा इस तरह सॉल्व करके, तीसरा फार्मूला से भी आंसर देना सीखेंगे। फार्मूला थोड़ा आगे, पहले हम लोग देखकर और नॉर्मल फंडामेंटल तरीके से बनाना सीख जाए, फिर फार्मूला से ही बनाना सीखेंगे। 2 का कितना पावर रखेंगे तो 8 आएगा, तो सर 3 रखेंगे, 2 का पावर 3 जिस दिन रखेंगे तो 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 आने वाला है, ओके। अब 1/4 का कितना पावर रखेंगे तो 4 आएगा, तो जरा देखो 1/4 का जिस दिन पावर में -1 रख दूं तो 4 इधर चल जाएगा, ऊपर ऐसे पलट जाएगा, तो 4/1 पावर प्लस हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, तो सर 1/4 का पावर -1 रखने पर 4 आ जाएगा, तो आंसर -1 हो गया। आप उस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, 4 का कितना पावर रखेंगे तो 1/4, सर 4 का पावर जिस दिन -1 रख देंगे तो बटा में आते ही पावर प्लस में 1/4 बन जाएगा। इसका मतलब 4 का पावर भी -1 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर -1 आ जाएगा। सर 2 का कितना पावर रखेंगे तो √2 आएगा, तो 2 का पावर 1/2 ही क्या कहलाता है, √2 कहलाता है, ओके। √2 का कितना पावर 4 होगा, हाँ इसको देखना जरा, √2 का कितना पावर सर 4 होगा, तो जरा देखो √2 इंटू √2, 2 गो √2 रहता है तो आंसर 2 आएगा, √2 2 हो जाएगा। तो अगर हमको 4 चाहिए तो एक और 2 चाहिए, तो 2 2 जा 4 होगा, यानी एक 2 के लिए 2 गो √2 होना चाहिए, यानी 4 √2 मिलाकर 4 बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ 4 √2 मिलाकर 4 बन रहा है, √2 के पावर 4 होना चाहिए। तो √2 का पावर जिस दिन मैं 4 कर दूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा। तो √2 का पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ओके। ना 5 का कितना पावर 1/25, जरा देखो 5 का पावर अगर -1 होता तो 1/5 होता, -2 होता तो 1/5 का पावर 2 मैंने 1/25 हो जाता, तो आंसर -2 आने वाला है। 5 का पावर अगर मैं -2 रख दूं तो 1/5 का पावर 2 आ जाएगा, 1/5 का पावर 2 आते ही 1/25 हो जाएगा। √2 का कितना पावर 8 होगा, तो मुझे पता है कि सर 2 को √2 मिलके एक 2 बनाता है, मुझे 8 चाहिए, तो यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, इतना 2 चाहिए 3 को, एक 2 में 2 को √2 होता है सर, तो इसमें भी 2 को √2, इसमें भी 2 2 4 2 6 √2 होना चाहिए, यानी √2 का पावर 6 होना चाहिए सर। तो √2 का पावर 6 रखते ही आंसर 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 के पावर 6 होने पे सर 8 आने वाला। अच्छा, सॉल्व भी कर सकते हैं, अब इसको मैं फिर से इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं बोलूं कि लेट log ऑफ 8 टू दी बेस √2 इज इक्वल टू 6, कुछ इस तरह से। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो भी चीज लिखे हैं कुछ इस तरह से ना, कि log ऑफ n टू दी बेस a इज इक्वल टू x, इसको अगर दिक्कत होगा आपको पढ़ने में तो रीड करने का क्या तरीका है कि log ऑफ n टू दी बेस a इज
इक्वल टू एक्स। ध्यान रखना ये रीड करने का तरीका है, ठीक है, ओके। ये रीड करने का तरीका है, ऐसे आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं, है ना। तो बार बार मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो। तो अगर मैं यहाँ पे 8 को लिखूं तो जिस दिन 8 लिखूंगा √2 इधर चल जाएगा। सॉरी, इसको मैं 1 सपोज कर लूँ, मुझे तो आंसर ही नहीं पता था, मैं मान लेता हूँ कि log ऑफ 8 टू द बेस √2 इज इक्वल टू एक्स है। तो 8 इज इक्वल टू √2 इधर चल जाएगा, तो √2 का पावर क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर हटेगा रूट तो 1/2 आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 आ जाएगा, 2 बेस सेम है तो इट इंप्लाइज x/2 दैट इज इक्वल टू 3, तो x शुड बी इक्वल टू 3 2 जा 6। देखो आंसर 6 ही आया, है ना। तो अपन तो देख कर ही बता सकते हैं कि 6 ही होगा। अच्छा 5 का कितना पावर रखेंगे, तो 5 आएगा सर, 5 का पावर 1 ही तो 5 होता है, 7 का पावर 1 ही तो 7 होता है। अब यहाँ 1 का पावर 1 1 होता ही मत बोलना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जो बेस होता है ना लॉग का, सर बेस कभी भी 1 की इक्वल नहीं हो सकता है ना, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे एक चीज है सर, बेस तो 1 हो ही नहीं सकता है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और वहां 1 दे रखा है, इसका मतलब सही हो जाएगा नॉट डिफाइन, कि सर बेस 1 पे तो लॉग डिफाइन ही नहीं होता है। अपन रिस्ट्रिक्शन में पढ़ रखे हैं कि लॉग 1 पे डिफाइन नहीं होता है बेस पे, ओके। अब log 5 का कितना पावर रखेंगे तो 1 आएगा, तो सर 5 का पावर 0 रखने पे 1 आ जाएगा, है ना। किसी भी चीज का पावर अगर 1 नहीं है, वो चीज सॉरी 0 नहीं है, तो कोई भी नंबर्स हैं तो नंबर्स का पावर 0 रखने पे 1 ही आता है। मैं बोल सकता हूँ कि सर देख लो 5 का पावर 0 रखने पे 1 आएगा, यानी आंसर 0 हो गया। मैं बोल सकता हूँ लॉग, अच्छा यहाँ पे देखो 1 1 7 का कितना पावर 1 होगा, 7 का पावर 0 1 होगा, यानी log 1 का वैल्यू 0 होता है, कोई भी बेस रहे तो, जो भी कंडीशन बेस के लिए है उसको छोड़कर बाकी जो भी बेस हो जाए सारा का वैल्यू अगर उसका पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, नहीं log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। नाउ -2 का कितना पावर 4 होगा, ये मत बोलना कि 2 होगा, क्योंकि मैंने बेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बेस ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो अगर 0 से बड़ा होगा तो सही माइनस तो हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब क्या होने वाला है, नॉट डिफाइन होने वाला है। अमित कहना कि सर देखो -2 है, सर -2 का पावर मैं जिस दिन 2 रखूंगा 4 आ जाएगा, नहीं यार, क्योंकि -2 के पावर जिस दिन फ्रैक्शन हो जाएगा तो √-2 हो जाएगा, पहले ही मैंने बता रखा है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना कि -2 का पावर जिस दिन बेस नेगेटिव हो गया उस दिन लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, दिस इज नॉट डिफाइन, ओके। वैसे यहाँ पे देखो 3 का कुछ भी पावर रखोगे तो यार नेगेटिव, तो पहले ही से हम लोग पढ़ रखे थे कि यार बेस जिस दिन 0 से बड़ा हो गया तो रिजल्ट जो भी होगा एक्सपोनेंट का वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव n हो ही नहीं सकता, गलत है, नहीं हो सकता है, ये भी नॉट डिफाइन होने वाला। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखना कि लॉग मैं इसको सपोज कर ले रहा हूँ यार, कि देख लो मेरे भाई, लेट लॉग ऑफ √2 + 1 टू दी बेस √2 - 1 दैट इज इक्वल टू, मैंने इसको एक सपोज करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि √2 + 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊंगा तो √2 - 1 टू दी पावर x हो गया, राइट। नाउ दिस इज √2 + 1, मैंने क्या करा, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको रेशनलाइज कर दे रहा हूँ, नीचे 1 है तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यही बोल सकते हो रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर हो गया है यहाँ पे। तो √2 - 1 टू दी पावर x, इसको एज इट इज ऐसे ही मैंने रख दिया। यहाँ पे देखो √2 + 1 √2 - 1 a + b × a - b a² - b², ओके। √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज √2 - का 1 एंड दिस इज इक्वल टू √2 - 1 टू दी पावर x, ओके। नाउ अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा √2 - 1 टू दी पावर, नीचे 1 था तो ऊपर जाएगा -1 पावर, यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 टू दी पावर x। अगर एक्सपोनेंट में आपको दिक्कत हो रहा है सोल्यूशन में तो आप मेरा एक्सपोनेंट का वीडियो जाकर वहां देखिए, एक्सपोनेंट का वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, आप समझ जाएंगे कैसे मैं इस टोटल कैलकुलेशन को कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो बेस सेम है तो x किसके बराबर हो जाएगा, तो x शुड इक्वल टू -1। इसका मतलब सर देखने से ही लग रहा है कि इसका पावर -1 करेंगे तो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है भाई, तो आंसर क्या होगा, इट शुड बी -1, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा 1/2 का कितना पावर रखेंगे तो 0 आएगा, यूं तो मुझे पता है कि देखो सर ये n 0 से हमेशा बड़ा होता है,
और ये तो n है ना, n 0 से बड़ा होता है तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन ही होगा, बट एक बात यहाँ ध्यान रखना, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ कि अगर सपोज मैं बोलूं कि 1/2 का कितना पावर रखूंगा कि ये 0 आ जाए, तो जरा देखो 1/2 का अगर मैं पावर इनफाइनाइट रख दूं तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा ओके। तो 1 1 जा 1 1 जा ऊपर तो 1 ही आने वाला है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ऐसे करते 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 क्या इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो भाई 0 ही तो आएगा 1। यानी आंसर तो बिल्कुल अच्छा, इनफाइनाइट अपने आप में, इनफाइनाइट जो है अपने आप में ही तो नॉट अनडिफाइन ही है, डिफाइन थोड़ा ना इनफाइनाइट। तो सीधा सा मतलब है कि जो आपको दिख रहा नॉट डिफाइन सही है बिल्कुल, लेकिन अगर थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट आंसर की बात करा जाए तो 1/2 का पावर अगर प्लस इन्फिनिटी रखें तो 0 आ रहा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगर 2 है तो 2 का पावर कितना रखेंगे तो 0 आएगा, तो मैं बोलूँ 2 का पावर अगर माइनस इन्फिनाइट में रख दूं तो 1/2 का पावर प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे इन्फिनाइट टाइम चला जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इन्फिनाइट टाइम्स इन्फिनाइट होगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी सर होना तो चाहिए नॉट डिफाइन ही, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मोर अप्रोप्रिएट आंसर की बात करा जाए ना तो माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर होना चाहिए, इसका प्लस इन्फिनिटी, इसका माइनस इन्फिनिटी ओके। अब देखो इतनी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखें, हम लोग इतने छोटे छोटे क्वेश्चन से ये सीख गए, कुछ रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करें ना, या ऑब्जर्वेशंस आप बोल सकते हो। पहला चीज तो हम लोग यही सीखे कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x रहे, तो ये बात समझ में आ गया कि सर n जिस दिन लिखना होगा a चला जाएगा इधर, तो a टू द पावर x होगा, कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या थे, a शुड बी इक्वल टू 0, सॉरी a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा ओके बढ़िया सर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि देखो सर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करा ना आपने, तो एक चीज समझ में आया कि अगर कहीं सेम नंबर है, सेम नंबर है तो इसका आंसर 1 होता है। अच्छा, इसका मतलब सर जिस दिन log n टू द बेस n हो जाए तो आप क्या बोलोगे, 1 ही तो बोलूंगा, n का पावर 1 रखने पे ही तो n आएगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा सर ओके। नाउ नेक्स्ट एक चीज और मैंने देखा कि अगर सर यहाँ पे 1/4 था, यहाँ 4 था, मैंने एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने पे आंसर -1 है, रेसिप्रोकल होने पे आंसर -1 है, रेसिप्रोकल होने पे आंसर -1 है। मैंने सर कभी भी अगर नंबर से एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, अगर ये n है और ये 1/n हो गया तो आंसर -1 हो जाएगा, राइट। और साथ में और एक चीज कि अगर यहाँ वाला नंबर 1/n ही वाला n है तो ये भी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये भी तो कितने होंगे, आंसर -1 ही तो होगा ओके। ओके सर, नाउ अगर ऐसा है तो जरा देखना नेक्स्ट और क्या रिजल्ट मैंने सीखा यहाँ से, और कि सर यहाँ एक चीज और था, log 1 बेस कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है ओके। हाँ सर log 1 का वैल्यू, log अगर मैं 1 दूं और बेस में कुछ भी मैं लिख दूं, मान लो बेस में a है n है कुछ भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ओके। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी में बना सकता हूं कि देखो सर log ऑफ n टू द बेस a अपने आप का तो बराबर ही होंगे, log n टू द बेस a इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि सर log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, दोनों सेम चीजें हैं, सेम चीज तो अपने आप में इक्वल ही होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं एक नंबर 5 है तो 5 तो 5 की इक्वल होगा ना, वैसी सेम चीज सेम के इक्वल होगा, खुद की तो इक्वल होते ही है सारे चीज। अच्छा, तो मैंने log का अगर डेफिनेशन जो भी बताया था आपको, अगर मैं उसका यूज करूं
तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जिस दिन ए वाला n लिखना होगा ना भाई, जिस दिन n लिखना होगा और a को लॉग के सहित a को उधर ले जाओगे तो इधर वाला टोटल चीज उछलकर पावर में आ जाएगा, ये वाला टोटल चीज पावर में आ जाएगा। अच्छा मतलब सर इसको मैं ऐसे लिखूं कि ये जो a है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, n लिखना होगा। मैंने सर ये जो n जिस दिन लिखेंगे a उधर चला जाएगा तो a के पावर में log n टू द बेस a आ जाएगा। बढ़िया, बहुत काम का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना भाई, बहुत काम का प्रॉपर्टी है। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, है ना। अच्छे से देखो, याद कैसे रहेगा, याद रहेगा, देखो ये सारी चीजों तो याद रहेंगी, मैंने ऑब्जर्वेशन भी कराया, साथ में देखकर भी आप याद रख सकते हो। जिस दिन सर ये दोनों सेम हो गए ना, जिस दिन सेम हो गए, ध्यान रखना, ये अगर a टू दी पावर log n टू दी बेस a है तो इसका बेस आई वाला दोनों सेम हो गया तो यहाँ वाला आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। जिस दिन ये दोनों सेम हुआ तो यहाँ वाला क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। जैसे सर, जैसे कुछ यूं, जिस दिन आपको ऐसे दिखे 5 टू दी पावर log ऑफ मान लो 7 टू दी बेस 5, जिस दिन ये दोनों सेम दिखा, जिस दिन ये दोनों सेम दिखा ना मेरे भाई, यहाँ वाला आंसर लिख दो, डायरेक्ट 7 आंसर बोल दो, दिस इज योर आंसर। ध्यान रखना, जिस दिन सेम हुआ आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट यहाँ वाला आंसर बोल सकते हो, जो भी उसका रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट रहा होगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट, तो भाई कुछ ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस हमने सीखे। एक तो मैंने सीखा कुछ यू लॉग को इस तरह से डिफाइन करेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, एक प्रॉपर्टी ए हो गया, एक प्रॉपर्टी ए हो गया, एक इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स जो भी देखें, एक रूल्स ए भी हो गया। ओके, और एक तो रूल यहाँ दिख ही रहे हो, एक रूल ए भी हो गया, है ना। सारे रूल रटने की जरूरत नहीं, आपको ही पता है, आप कोई भी चीज अब मैंने रटाया नहीं है, सारा के सारा एज इट इज लिखा है, अब सारे के सारा मुझे आई होप कि मैं याद करा पा रहा हूँ आपको डायरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं सिर्फ सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे एक दो क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं कि मान लो लॉग ऑफ सपोज ऐसा है कि 1 log ऑफ 1 प्लस log ऑफ, मान लो बेटा ये a है, नाउ b है, और 1 प्लस log ऑफ बेस c है, और यहाँ 1 प्लस log ऑफ n टू द बेस d है। ओके, इज इक्वल टू 0 है, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n, n क्या होने वाला है ना। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, देखो जरा सोल्यूशन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, कि सर देखो जिस दिन सर देखो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो जिस दिन मैं n लिखता हूँ सर, a उधर जाता है तो ये पावर में आ जाता है, तो यहाँ वाला जो चीज है ये n है, यानी log का ये टोटल चीज n की तरह काम करेगा, और ये बेस इसका a है, तो जिस दिन n लिखना होगा मैंने 1 प्लस log ऑफ b, 1 प्लस log टू द बेस c, 1 प्लस log n टू द बेस d लिखना होगा, तो a सर जिस दिन इधर चला जाएगा तो ये 0 इसके पावर में आ जाएगा, है ना। ओके सर, और a टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ जो भी ABCD दे रखे हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि 0 नहीं है, और बेस जो भी कंडीशंस को, लिमिटेशंस को लेकर चलती है, सारे लिमिटेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। नाउ अगर मैं यहाँ पे अब लिखूं log ऑफ b, मैं इस 1 को इधर ले जा रहा हूं, तो log ऑफ b इंटू 1 प्लस log टू द बेस c, 1 प्लस log n टू द बेस d, मैं लिखूं यहाँ पहले से 1 है, इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। ओके, नाउ अगर मैं फिर से यहाँ देखूं, फिर से n का काम कर रहा है क्या, log n टू द बेस b इज इक्वल टू 0, तो मैं अगर इस n को लिखूं तो 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस log n टू द बेस d,
और यहाँ पे बेस c है, ओके। तो मैं सर b को जिस दिन उधर ले जाऊंगा ना, तो ये पावर जीरो में यहाँ आ जाएगा, पावर जीरो पावर में आएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, b का पावर जीरो, किसी भी चीज का पावर जीरो कितना होता है 1। और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि log ऑफ 1 टू द बेस c है प्लस log n टू द बेस d इज इक्वल टू, इस 1 को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो पहले से 1 है माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो अगर मैं फिर से c को मैं उधर ले जाऊं, तो 1 प्लस log ऑफ n टू द बेस d दैट इज इक्वल टू, c जैसे ही उधर जाएगा तो c टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होगा। तो सर जिस दिन 1 को उधर मैं ले जाऊं, तो log ऑफ n टू द बेस d दैट इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर जिस दिन n लिखना पड़ जाए ना, तो d उधर जाएगा और ये पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो सर यहाँ से n निकल कर आता है कितना, 1। n का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया, एंड दैट इज द आंसर। यानी n का वैल्यू मैं अगर 1 रख दूं, अच्छा ये इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, यहीं से दिख रहा था कि a को उधर ले जाऊंगा तो a का पावर 0 1 बनेगा, फिर 1 माइनस होगा, फिर 0 बनेगा, b के पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस होगा, फिर 0 बनेगा, c के पावर 0 1 बनेगा, फिर 1 माइनस होगा, 0 बनेगा, फिर n बराबर d के पावर 0 1 बन जाएगा। यानी n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इज दैट क्लियर नाउ? अब अगर मैं और एक दो क्वेश्चन लूँ ना, छोटा छोटा एक दो और क्वेश्चन से लेता हूं। अगर मैं लिखूं कि log ऑफ सपोज साइन 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू जरा बताओ क्या होगा, है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो देखो आपको पता है कि साइन जो 30 का वैल्यू होता है ना सर, और साइन cos 60 का, या यूं बोले कि साइन 60 लिखा हूं मैं, साइन 60 ले लेता हूं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है और sin 60 डिग्री √3/2 होता है, ओके। कुछ ऐसे आपको टेबल याद रखना चाहिए, 10th में आप टिगो का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि यहाँ साइन थीटा होता था, थीटा का वैल्यू इधर अगर 0 डिग्री होता था, 30 डिग्री होता था, 45 डिग्री होता था, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपने पढ़ा होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, cos 30 वही करोगे, इसको ऐसे हम लोग पलट देते थे, ऐसे तो आता था, ध्यान रहे अगर आपने पढ़ा होगा तो। आप नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। जब सेम सेम हो जाता है आंसर क्या होता है, 1 होता है। मैंने पिछले ही करा रखा है कि जिस दिन सेम सेम हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ओके। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, मान लो log ऑफ √5 √5 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ पे 5 है, इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई अगर आप जानते हैं कि √5 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होगा, तो आंसर 5 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्ट्स वाले लेक्चर में जाएं और वहां पे देखें, मैंने इसको बता रखा, अच्छे से प्रूव कराता है कि इतना = 5 कैसे आएगा, वो सारी बातें मैंने वहां बताई रखी है। तो आपको पता है कि सर ए वाला अपने आप में सॉल्व करने पे log ऑफ, सर ए वाला तो 5 आ जाएगा, और यहाँ ए तो 5 है, सेम सेम हो गया, तो फिर से आंसर कितना हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है, ओके। नाउ अगर मैं बोलूँ log ऑफ, मान लो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे 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 मान लो tan 89 डिग्री तक चला गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो बेस है कुछ भी, tan सपोज, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई भी बेस 5 ले रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बेस ले लो, 1 नहीं होना चाहिए और >0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर आप 10th क्लास में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी, तो 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना। आप इसका वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ, एक बार देख लो, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे tan 89 तक गया है, 89 डिग्री तक। आपको दिख रहा होगा कि ऑड 89 ऑड है, अच्छा
और इवन मल्टीप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप 10th में पढ़े होंगे तो पता होगा क्यों। तो देखो ऐसे कि tan 1 डिग्री है सर, tan 2 डिग्री है, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में सर tan 45 डिग्री आ रहा होगा, और ऐसे ऐसे सर tan सपोज 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री तक ऐसे दे रखा है। अगर मैं इसको चेंज करूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, tan 1 डिग्री ही, मैं इसको tan 2 डिग्री ही लिख दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे बीच में एक टर्म आएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि 89 1 से लेकर जाएगा तो एकदम जो मीड टर्म आएगा, मीड टर्म तो 45 ही आएगा। 45 से इधर 44 को, इधर 44 को, 44 गुना 88 अब 89, मैंने 44 44 88 और बीच में एक टर्म है तो 89 टर्म्स मिलेगा। ऐसे ऐसे tan को मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि tan, अगर मैं 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री कर दूं तो tan 90 में 2 जाएगा तो tan 88 डिग्री आएगा, ओके, इनटू tan 89 को मैं लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, ओके। यहाँ पे देखो जरा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ऐसे ऐसे tan 45 डिग्री को एज इट इज रख देता हूं मैं, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता था, cot 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 1 डिग्री। अब जरा देखो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा, यानी सारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, और tan 45 डिग्री भी 1 होगा, तो सबको 1 1 1 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो क्या होगा 1 होगा। अच्छा, इसका मतलब सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ये वाला चीज दिख रहा है, ये अपने आप में सर, अपने आप में अगर आप इसको ठीक से देखो तो सर E1 है, E1 ही तो है, नहीं tan 45 है तो 1 है, और ये 5 tan 1 का वैल्यू कितना होता है, 5 का कितना पावर रखेंगे तो 1 आएगा, तो 0, यानी सर इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इस तरह से जब मैं लॉग और पढ़ाऊंगा आगे, बहुत ढेर सारा क्वेश्चंस कराऊंगा पूरा सीरीज में। अभी मैं आगे का कॉन्सेप्ट अब पढ़ाने वाला हूँ, तो देखिए धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करेंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगा आपको, ओके। नाउ अब मैं आगे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज की बात करूंगा कुछ। अगर मैं फंडामेंटल, सम फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम, देखो फंडामेंटल आइडेंटिटीज की अगर बात करें ना, तो सबसे पहला फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है कि log ऑफ m इंटू एन टू दी बेस, कुछ भी मान लो मैं बेस b मान ले रहा हूँ, log m इंटू एन टू दी बेस b इज इक्वल टू होता है log ऑफ m टू दी बेस b, और इनटू में है तो प्लस में करता है रूट। log यही चीज तो कितना आसान करता है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनको एडिशन में चेंज करता है, जिससे कि कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है ना। तो log m टू दी बेस b प्लस log ऑफ n टू दी बेस b, कुछ इस तरह से, ओके। अच्छा, इसको देखते हैं जरा कि जो भी चीजें लिखी गई है ना, इसको अपन कैसे लिख पाते हैं ना। देखो जरा, अगर मैं इसको यहाँ देखूं हेयर, मैं इसको सपोज कर ले रहा हूँ कि लेट log ऑफ m टू द बेस b इज इक्वल टू, मैं एक सपोज कर ले रहा हूँ, राइट, एंड log ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल टू क्या सपोज कर लिया मैंने, y सपोज कर लिया। तो अभी log का डेफिनेशन मैंने देखा, तो वहां पे मैंने एक चीज देखा कि जिस दिन सर m लिखना होगा ना, तो सर log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंट बनेगा, यानी b टू द पावर x बनने वाला है सर। नाउ दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 1, ओके। नाउ सर यहाँ पे जिस दिन n लिखोगे ना तो b इधर जाएगा तो b टू द पावर क्या बनेगा, y बनेगा सर। नाउ दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इक्वेशन 2 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ आपको मिलेगा m, इसका LHS, इसका LHS n, तो m इंटू n मिल गया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। इसका RHS b टू द पावर x था, इसको मल्टीप्लाई करना है b टू द पावर y से। आपको पता है बेस सेम होता है तो सर पावर ऐड हो जाता है, तो b टू द पावर x प्लस y हो जाना है। देखो जिस दिन b इधर से खींच कर लाएंगे तो ये एक्सपोनेंट वाला चीज है, तो खींच कर जब इधर लाएंगे इसका इनवर्स करेंगे तो log बन जाएगा, यानी log के साथ वाला log टू द बेस b, और यहाँ पहले से m इंटू n था, इज इक्वल टू क्या मिल गया x प्लस y मिल गया।
तभी तो ऐसा रहा होगा, तभी तो m इंटू एन जिस दिन लिखना होगा b इधर जाएगा तो ये पावर में आ गया होगा b टू द पावर x प्लस वाई। तो जब ये पावर में है तो b को जब इधर खींचूंगा तो log के साथ इधर आएगा, क्योंकि log जब इधर जाता है भाई तो पावर बन जाता है। तो यार अगर मैं इसको इधर खींच लूंगा एक्सपोनेंट को तो log बन जाएगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, पहले ही मैंने डेफिनेशन बता रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि log ऑफ m into n to the base b that is equal to x plus y and x is equal to what? X is equal to so log of m to the base b plus log of n to the base b y का वैल्यू है। यही चीज तो मैंने लिखा है ना। तो एक बात कंफर्म हो गया, हेंस ये बात कंफर्म हो गई सर कि जिस दिन log ऑफ अगर n2 में दे रखा है किसी बेस पे तो इसको मैं लिख सकता हूं कि log ऑफ m टू द बेस b प्लस log ऑफ n टू द बेस b। ध्यान रखना एक आइडेंटिटीज तो ये है। ओके, नेक्स्ट दूसरा आइडेंटिटीज क्या है कि अगर मैं लिखूं log ऑफ m अपॉन n, चलो इसको ठीक से लिखता हूं, log ऑफ m अपॉन n टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होने वाला है log ऑफ m टू द बेस b माइनस log ऑफ n टू द बेस b। वहां देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ इनटू था तो प्लस हो गया और यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस हो गया। ओके, नाउ इस चीज को भी अपन देख लेते हैं कि कैसे इस तरह से लिखा गया। हियर अगर आप यहाँ देखें तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ उसी तरह से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को ट्रीट करा, उसी तरह से कि log m टू द बेस b दैट इज इक्वल टू x एंड log ऑफ n टू द बेस b दैट इज इक्वल टू y। तो सर यहाँ से जिस दिन m लिखोगे ना तो b उधर चला जाएगा तो b टू द पावर x लिखोगे, और सर इस चीज को इक्वेशन 1 सपोज कर लो, एंड n लिखोगे जिस दिन सर तो b उधर जाएगा तो b टू द पावर y हो जाएगा, और सर इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लो। अगर मैं इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, m अपॉन n मिल जाएगा, और इधर b टू द पावर x अपॉन b टू द पावर y मिलेगा। देख लो मिलेगा एकदम बिल्कुल, LHS को LHS से डिवाइड कर दिया, RHS को RHS से डिवाइड कर दिया। बेस सेम होगा सर तो पावर माइनस हो जाएगा, b को मैं खींच कर इधर ला रहा हूँ तो एक्सपोनेंट में जिस दिन खींच कर लाता हूँ तो log लेकर आता है बेस में भी, और यहाँ तो m अपॉन n पहले से था एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस y। ओके, अगर इतनी बात समझ पा रहे हो आप, है ना, इतनी बात समझ पा रहे हो तो जरा देखना, फिर तो मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ m अपॉन n टू द बेस b दैट इज इक्वल टू x माइनस y एंड x इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b माइनस ऑफ y एंड y इज इक्वल टू log of n to the base b, and that is the second identities. Got it? Now एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं नोट में लिख दे रहा हूं, आपको क्या याद रखनी चाहिए। अगर कभी ऐसे आ गया कि log ऑफ m प्लस n टू द बेस b इज इक्वल टू, या फिर ऐसे आ गया कि log ऑफ m माइनस n टू द बेस b इज इक्वल टू, ध्यान रखना इसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है यार, नो फॉर्मूला, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे आगे बताऊंगा मैं कि कैसे क्वेश्चंस को भी और सॉल्व करते हैं। अच्छा कुछ भी रहेगा जैसे 2 + 4 हो गया तो 4 + 2 6, उस बेस पे आपको उसका वैल्यू देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट इस तरह का कोई फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। ओके चलो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको आगे की जो भी बातें होंगी करेंगे। ओके।